हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। संडे फंडे में आपका सभी का स्वागत है और आज करेंगे मन की बात विद रेलवे के साथ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बैग 12। जी हाँ, वही बैग 12 जिसकी कहानी की शुरुआत होती है 2017 में और जिसको सक्सेस मिलती है 2019 में, और जिसके चर्चे गलियों मोहल्ले यूट्यूब से लेकर हर रेल फैंस के दिलो दिमाग में छाई रही कि आखिर वैग 12 कहाँ चली गई। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैग 12 के उन बीते 2 सालों के बारे में कि वैग 12 2017 से 19 के बीच में, उसके बीच में क्या क्या मॉडिफाई किया गया, क्या क्या चेंजेस किया गया, जिसकी वजह से आज वो हमारे इंडियन रेलवे के ट्रैक्स पर देखने को मिल रही है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों कि वैग 12 ही क्यों, वैग 12 इतना जरूरी क्यों था। हमारे देश में सक्सेस टेल्को भी हुआ, लेकिन हमने उस पर बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया। वहीं वैग 12 आने से पहले उसका बिहार में जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी ओपन कर दिया गया था। मतलब कि हमें वैग 12 चाहिए था। तो वो रीजन आज देखेंगे कि भाई क्यों चाहिए था, इतना क्या इंपॉर्टेंट थी जिसकी वजह से वैग 12 इतना सक्सेस रहा। और दूसरी बात करेंगे वैग 12 को वैग 9 से कंपेयर करके, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि वैग 12 भी ट्विन लोकोमोटिव है और वैग 9 भी अगर ट्विन कर दिया जाए तो उसकी हॉर्स पावर भी सेम हो जाती है, 1200 हॉर्स पावर, 12,000 सॉरी। तो इन दोनों का जब हॉर्स पावर सेम है तो वैग 9 जब हमारे पास ऑलरेडी है तो हमने वैग 12 को इतना मॉडिफाई, इतना टाइम, इतना न्यूट्रलाइजेशन, इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट किया, आज वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को करते हैं शुरू। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत से फैक्ट, टेक्निकल फैक्ट और साथ में इंटरेस्टिंग बातें देखेंगे रेलवे के बारे में। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना, और अगर डिटेल्स में चाहिए तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं वैग 12 के बारे में। थोड़ी सी इंट्रो, जो कि हमें सभी को पता है कि वैग 12 में ट्विन लोकोमोटिव्स हैं और जो है इसको स्पेशली गुड्स के लिए लेके आया गया है इंडियन रेलवे के ट्रैक्स पे। तो बात कर लेते हैं, जब वैग 12 हमारे देश में आया तो उसका ट्रायल लिए गए। तो उसके ट्रायल के दौरान हमने बहुत सारे उसके एक्सीडेंट्स कैप्चर किए गए, देखे होंगे। तो उसमें मॉडिफाइड जो किया गया, तो सबसे बड़ी जो उसकी खामी निकल के आई वो उसकी लेंथ में आई। मतलब कि उसका लेंथ जो था वो स्पेसिफिक नहीं था हमारे इंडियन रेलवे ट्रैक्स के अकॉर्डिंग। कि अगर एक ट्रेन को वैसे ये एक ट्रैक्टर तो नहीं है जिसका स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी जो है वो घूम गई, नहीं। तो जब होता क्या था, जब एक हमारे रेलवे में क्या होता है कि हर एक स्पेसिफिक कर्व का एक रेडियस होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है इंजन की लेंथ डिफाइन की जाती है, या फिर बोगीज की या कोचेस की लेंथ डिफाइन की जाती है। तो हुआ क्या, जब इसको हमने ट्रायल लिया तो हमें इसके टेक्निकल फॉल्ट में निकल के आई सबसे बड़ी खामी, वो है इसकी लेंथ में। मतलब कि जो पुरानी वाली जो वैग 12 थी उसकी जो लेंथ थी वो मिलीमीटर थी, और जो नई वैग 12 बी निकल के आई है उसकी जो लेंथ है वो 38,400 mm है। यानी कहीं ना कहीं इसकी जो कुछ डिमेंशन कम होने की वजह से वो एक्सीडेंट देखने को मिल रहे थे। दूसरा जो फॉल्ट आया दोस्तों वो आया बॉगी डिजाइन में। जो यहाँ पे जहाँ से ये बॉगी आई है, फ्रांस से, मतलब वहाँ पे वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग इसके डिज़ाइन किया गया था। मतलब कि वहाँ के सराउंडिंग इन्वायरमेंट, एयर, सब कुछ का कंसीडर करके एक इंजन या फिर एक किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। वहीं पे जब ये हमारे देश में आई तो यहाँ का इन्वायरमेंट, यानी कि मेजरली कहा जाए तो एयर, यानी कि एक एरोडायनेमिक होता है कि जब एक गाड़ी फ्लो कर दी है तो उसके ऊपर से और उसके नीचे से एक हवा का फ्लो बनता है। तो यानी कि जब वो गाड़ी स्पीड में मूव कर रही होती है तो उस हवा का फ्लो जो है बराबर मिलना चाहिए। अगर वो उस हवा के फ्लो को इनडायरेक्टली करके जाएगी तो वहां पे थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और उसकी वजह से लॉस ऑफ पावर और मैकेनिकल डैमेज हमें देखने को मिलते हैं। इसके इस पॉइंट से याद आया, इसमें एक और चीज होती है जो कि होती है पैंटोग्राफ। अभी रिसेंटली में आप सभी ने देखा ही होगा कि जो
हमारा जो फ्रेट कॉरिडोर पे बन रहा है उस पे जो गुड्स ट्रेन जो चल रही हैं और पैसेंजर ट्रेन्स जो चल रही हैं उनके हाई राइज पैंटोग्राफ रियर वाले होते हैं, ना कि फ्रंट होते हैं, ना कि रियर वाले होते हैं, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है। तो उसका रीजन भी कहीं ना कहीं ये एयर थ्रस्ट ही है, जिसकी वजह से जो किया जा रहा है। तो पहले की जो इसमें वैग 12 में जो बॉडी डिजाइन होती थी उसको बोलते थे हम फ्लैट सोलेबर, जो अभी है उसको हम बोलते हैं हैंडल बार शेप्ड। ठीक है, तो तीसरा जो मेजर जो चेंजेस किया गया वो किया गया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बॉगीज, यानी कि एक के ये हमें पता है कि ये ट्विन सेक्शन है, तो ट्विन सेक्शन के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इनको चेंजेस किया गया। इनके बीच की जो डिस्टेंसेस थी वो भी कम थी, जो कि क्या होता था जब इंटरवल आता था, कर्व इंटरवल, यानी कि जब ट्रेन मुड़ने के कंडीशन में होती थी उस टाइम पे ये रेडियस गैप जो है वो कम पड़ जाता था और ये एक दूसरे को पुशिंग करने लग जाते थे, जिसकी वजह से ये कर्व नहीं हो पाते थे, घूम नहीं पाते थे। तो इस जो बीच का डिस्टेंस था इसको बढ़ाकर, जो कि वैग 12 के पुराने में था 8,500 mm, उसको 10,200 mm किया गया, जिसकी वजह से अभी इसका टर्निंग रेडियस एकदम सही है। जो चौथा था दोस्तों, माइनर मिस्टेक थी, वो थी कपलिंग किसकी, ऊपर वाली बॉडी और नीचे वाला बॉगी का। समझ रहे हैं आप दोस्तों, ये इनकी जो कपलिंग की गई थी वो जो है ड्राइवर के जस्ट बिलो की गई थी, यानी कि जो उनका टायर सेक्शन होता था उसके ऊपर की गई थी। तो उससे क्या होता था दोस्तों, ये काफी वाइब्रेशन क्रिएट करता था ऑन द टाइम ऑफ हाई स्पीड और जो है टर्निंग मोमेंट में। तो इसको जो है इसको वहां से हटा के इसको सेंटर ऑफ द, मतलब कि गाड़ी का एक केबिन का जो मिडल सेक्शन है वहां पे इसका सारा अटैचमेंट कर दिया गया। तो ये कुछ 4 डिफरेंसेस थे जो कि वैग 12 से वैग 12 बी में देखने को मिल रहे हैं, और वैग 12 जो कि अब जो है हमारा सक्सेसफुल लोकोमोटिव बन चुका है। तो दोस्तों ये बातें थी जिसकी वजह से आज वैग 12 2 साल के बाद हमारे बीच इंडियन रेलवे ट्रैक्स पे देखने को मिल रही है, और ये काफी अच्छी बात है हमारे लिए कि आज वो हमारे बीच में है। ठीक है, और दोस्तों अब बात करेंगे वैग 12 ही क्यों। मतलब ये क्वेश्चन ना काफी टाइम मेरे माइंड में आया कि भाई वैग 12 ही क्यों, लाइक हम वैग 9 भी है हमारे पास, और भी लोकोमोटिव हम ले आ सकते थे, वैग 12 पे हमने 2 साल इतना पैसा क्यों खर्च किया, मतलब लगे रहे कि उसको ठीक करना है करना है करना है, और फाइनली हमने करके भी दिखाया। मैं आपको बता दूं कि जब हमारा एक लोकोमोटिव वर्कशॉप से निकलता है तो वर्कशॉप से निकलने के बाद उसको एक दर्जा मिल जाता है कि ये 1 लोकोमोटिव है और इसकी पावर इतनी है और ये एक जो है गुड्स ट्रेन के लिए निकल गया है। ठीक है, अब जो बात आती है यहाँ पे कि अगर जब हमने देखा होगा कि ट्रेन 2-2 लोकोमोटिव या 3-3 लोकोमोटिव अगर किसी गुड्स ट्रेन को पुश कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो जो है हम उस मालगाड़ी को वो 3 लोकोमोटिव अरेंज करने के लिए रुकना पड़ा हुआ होगा, चाहे वो 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जब वो अरेंज हुए होंगे तब उतना हॉर्स पावर का इंजन लग के उसको पुश किया होगा, तब जाके जो है वो मालगाड़ी अपने संचालन जगह से निकली होगी। मतलब कि कहीं ना कहीं मुद्दा आ जाता है टाइम का। मतलब कि अगर हमें 6,000 से ऊपर का हॉर्स पावर का इंजन चाहिए तो हमें रुकना पड़ता है। वहीं पे वैग 12 में सीधे 12,000 हॉर्स पावर है, यानी कि हमें कोई रुकने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कम वैग पावर भी चाहिए तो हम एक लोकोमोटिव उसमें से यूज करके साथ में पुश कर सकते हैं। अब एक लोकोमोटिव यूज करने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि उसको डिटैच कर दिया जाएगा, नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों लोकोमोटिव एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ ही परमानेंट अटैच रहेंगे, चाहे आप दोनों में से कोई एक कर लीजिए। दूसरी मेन बात दोस्तों, जो वैग 12 है इसका जो व्हील का जो डायामीटर है वो आम वैग ट्रेन्स या कोचेस के मुकाबले व्हील का डायामीटर ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ट्रैक्शन एफर्ट बना रहता है, ट्रैक्स पे स्लीपिंग के चांसेस काफी कम होते हैं। ठीक है, और जो तीसरा डिफरेंसेस है कि हमें वैग 12 ही क्यों चाहिए था वो था वेट,
यानी कि वेट का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो इसको हैमर ब्लो बोलते हैं, कि अगर किसी ट्रेन में वेट कम है तो वो हवा में ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी। और हमें पता है कि अगर ये कोई व्हीकल नहीं है कि हवा में उठने के बाद दोबारा नीचे आ जाए। अगर हमें पता है कि अगर कोई भी ट्रेन अपने पोजीशन से अपवर्ड होती है तो वो डिले होने के चांसेस हैं 101%। सो यहाँ पे क्या था कि जो वेट होता है, बैलेंसिंग जिसको बोलते हैं, अगर हम टेक्निकल चीज में बात करें तो बैलेंसिंग करना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो इसका जो वेट है वो करीब 180 टन है, जिसको मैक्सिमम हम 200 टन तक कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये था जो जिसकी वजह से हमें वैग 12 चाहिए था। तीसरा रीजन मैं बता दूं आपको दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं, बताते हैं इस रीजन के बारे में भी, लेकिन साथ में बात करेंगे अब वैग 9 के बारे में भी। दोस्तों वैग 9 1995 से हमारे इंडियन रेलवे ट्रैक्स पे देखने को मिल रहा है। तब से लेके आज तक ये अपने काम में मशहूर हैं और हमें अभी तक देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे इसकी अगर बात कर लेना कि वैग 12 में हमने क्यों नहीं चाहिए, क्यों, पहला रीजन तो यही है कि दोस्तों अरेंजमेंट। एक वैग 9 को और दूसरे वैग 9 को अटैच करने के लिए सबसे जरूरी है अरेंजमेंट, यानी कि 2 लोकोमोटिव खाली होने चाहिए एक गुड्स ट्रेन के लिए। दूसरा रीजन है वेट। दोस्तों वैग 9 सबसे बुरी जो है गलतफहमी में यहाँ आ जाती है वेट की वजह से, मतलब कि बदनाम है वेट की वजह से वैग 9। अगर आप लोको पायलट से किसी से पूछते भी है ना तो वो यही कहते हैं कि इसका वेट कम है, यानी कि इसका वेट जो है सिर्फ 123 टन है, जहां पे वैग 12 का 180 टन है। तो वैग वेट कम होने की वजह से क्या होता है कि व्हील जो स्लीपिंग चांसेस है ना सबसे ज्यादा है। तो अगर हमारा गुड्स ट्रेन में वेट ज्यादा हो जाता है ना तो इसको पुश करते टाइम बहुत ही जोर लगाना पड़ता है। और जोर की तो बात अलग है, सेपरेट व्हील स्लीपिंग इतनी ज्यादा होती है कि डिले होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसको कम से कम हम जो है इस पे हमारा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि यार इतने से ज्यादा हम वेट को कैरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहीं इसके अगर हम व्हील की डायमीटर की बात कर लें ना दोस्तों तो वो है 1092 mm, लेकिन वहीं अगर हम वैग 12 में देखें तो वो करीब है 1250 mm। तो ये डिफरेंसेस है। ठीक है, तो वैग 12 में दूसरी चीज बात कर ले दोस्तों वैग 12 के बारे में। मतलब दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत कुछ है जानने के लिए, अगर मैं बताने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं पेंटोग्राफ की। दोस्तों वैग 12 का जो सेक्शन आपने सामने है उस सेक्शन में जो पेंटोग्राफ का सेक्शन है वो मिड है, यानी कि दोनों कैब के मिड में है। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों, अगर हमें हाई राइज पेंटोग्राफ भी चाहिए तो उसका जो डिस्टेंस है टू कंपेयर टू द कोचेस या वैगन वो दूर पे है। ठीक है, वहीं अगर बात कर ले हम वैग 9 में या फिर किसी भी लोकोमोटिव जिसको कपलिंग या ट्रिपलिंग करके जो है 12,000 हॉर्स पावर निकाला जा सकता है, तो वहां क्या होगा दोस्तों, वहां होगा ये कि उसके हाई राइज में क्या होगा, जो डिस्टेंस है कोचेस का वो बहुत ही कम हो जाएगा। दूसरी बात कर लें कि जहां पे 12,000 हॉर्स पावर में हमें सिर्फ एक पेंटोग्राफ उठाना पड़ेगा, वहीं पे हमें कपलिंग में 2 में या 3 कोचेस अगर इंजन लगाते हैं तो वहां पे हमें 3 या 2 पेंटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी खामी है कि अगर आप किसी एक कपलिंग करते हैं किसी इंजन को तो उसको कंट्रोल करना उतना ही टिपिकल होता है। और वहीं पे हो जाती है फेलियर की भी। वहीं पे वैग 12 की बात कर ले तो ये इंटरनल कंबाइंड है। इंटरनल कंबाइंड होने की वजह से यहाँ पे फेलियर होने के चांसेस बहुत कम है। मतलब वो उसको डिजाइन ही उसी लिए किया गया है कि वो जो है कंबाइंड चलेगा। फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम चेयर पे सोने की कोशिश करें लेकिन वो कभी बेड का मजा नहीं दे सकता,
सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि अगर चेयर को डिजाइन किया गया है बैठने के लिए तो उस पर बैठा ही जा सकता है, सोया नहीं जा सकता। और अगर बेड को डिजाइन किया गया है सोने के लिए तो उस पर बैठा नहीं जा सकता, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल। तो ये था कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, ठीक है। और अगर बात कर ले दोस्तों एक बहुत ही अच्छे टॉपिक, मतलब लाइक हमने देखा होगा कि मुझे हाई राइज पेंटोग्राफ से याद आया कि हमने देखा है कि फ्रंट में पेंटोग्राफ क्यों राइज होता है। उसका रीजन मैंने बोला था कि एयर थ्रस्ट। होता क्या है दोस्तों, जब हमारा बैक रियर का जो पेंटोग्राफ अप होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक गैप प्रोड्यूस होता है किसके बीच में, वायर और पेंटोग्राफ के बीच में। हाई हाई राइज में क्या होता है, जब वो गाड़ी ट्रेन जो है वो मूव कर रही होती है तो एक एयर का दबाव पड़ता है। एयर का दबाव उस पेंटोग्राफ को जो है नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करता है। तो होता क्या है दोस्तों, जब वो पुश करने की कोशिश करता है और पेंटोग्राफ अप होने की कोशिश करता है तो इस अप डाउन के बीच में एक माइनर सा गैप प्रोड्यूस होने लग जाता है अप एंड डाउन। और उस अप एंड डाउन की वजह से एक स्पार्क जनरेट होने लग जाता है तारों के बीच में। जैसे ही एक कनेक्टिविटी आई गई आई गई आई गई, उसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होने लग जाता है। उस स्पार्क क्रिएट होने लगा था जिसकी वजह से रियर पेंटोग्राफ को यूज करने से मना किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है वेस्टर्न रेलवे ने जो है इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और फाइनली करीब उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस चीज को पाया कि यार एयर का फ्लो अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में यूज कर ले, मतलब कि एयर का ही दबाव हम यूज कर ले रिवर्स डायरेक्शन में फॉर द अपवर्ड, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेस हो गया। और जिसकी वजह से अभी जो पेंटोग्राफ है वो फ्रंट के यूज करके हाई के लिए यूज किए जा रहे हैं। मतलब कि अभी ये टेम्पोररी तरीके का एक रिजल्ट है जिसको यूज किया जा रहा है। बाकी इसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है और इसका परमानेंट सोल्यूशन जल्दी हमारे देश में निकल जाएगा और ऑलमोस्ट शायद मिल भी चुका है, जो कि हमारे देश में लगते हुए अभी टाइम लगेगा, इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके बाद आपको जल्द ही बैक के जो है मतलब रियर के जो सेक्शन के जो पेंटोग्राफ हैं वो देखने को हाई देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था वैग 12 के बारे में और सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगर कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो वैग 12 को लेके तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज सजेस्ट मी और प्लीज सपोर्ट अस सो दैट वी कैन ऑल्सो राइज अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली फिर एक